हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज के वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, ये जो चैप्टर है ना आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका हम रिवीजन कर रहे हैं। पूरा रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। मतलब ऑब्वियसली एक वीडियो में शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पूरा रिवीजन में जितना हो सके सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करूंगा। लेकिन कुछ छूट जाए तो प्लेलिस्ट में जाओ, सब कुछ पढ़ा ही रखा है। इस वीडियो का पर्पस ये है कि आप जैसे रिवाइज करना हो आपका एग्जाम से पहले वगैरह, तो आप क्विकली रिवाइज कर सको। ठीक है, ये है इस वीडियो का पर्पस कि आप जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज कर पाओ कम टाइम में। ठीक है, तभी तो मैंने वीडियो का नाम रखा है लास्ट मिनट रिवीजन, LMS, लास्ट मिनट रिवीजन। ठीक है, तो अब जल्दी करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे हम कूदते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो पहले थ्योरी पार्ट खत्म करते हैं इसका ना। थ्योरी पार्ट क्या क्या चीजें हैं भाई, फिर उसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, पानी पी लें थोड़ा सा, फिर बहुत सारा बोलना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, चैप्टर का नाम से शुरू करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन का पेयर, मतलब दो लीनियर इक्वेशन है। कौन सी लीनियर इक्वेशन, जिसमें दो वेरिएबल होते हैं। तो यानी कैसी, अगर मैं इसका जनरल फॉर्म लिखूं तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये पहली लीनियर इक्वेशन हो गई। लीनियर इक्वेशन मतलब जिसमें सारी पावर वन की फॉर्म में होती है, मतलब 2 या 3 पावर नहीं, सबके देखो ना, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, और दो वेरिएबल है। दिख रहे हैं दो वेरिएबल, कौन कौन से दो वेरिएबल है, x और y। बाकी ये a b c सब तो क्या है, a b c कांस्टेंट या वो कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल कौन से, टू वेरिएबल है ना, चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो पहली इक्वेशन और दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, x और y। तो दूसरी इक्वेशन कौन सी होगी, क्योंकि पेयर है, चैप्टर के नाम से समझा रहा हूं मैं तुम्हें, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म है। ये जनरल फॉर्म क्या है, ये जनरल फॉर्म। दो इक्वेशन है, ये पहली और ये दूसरी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। अब इसमें देख लो, a1 क्या है, x का कोफिशिएंट, b1 क्या है, a1 क्या है, x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में, और c1 क्या है, कांस्टेंट पहली इक्वेशन का। और इधर a2 क्या है, x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन का, b2 क्या है, y का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन का, c2 क्या है, कांस्टेंट दूसरी इक्वेशन का। ठीक है, तो ये चैप्टर जो था वो ये है। अब हम देखते हैं भाई इसमें है क्या क्या, और देखते हैं भाई और क्या होता है। पहले ना एग्जाम्पल देखते चलो, जैसे पैर लिखा है ना मैंने, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, दूसरे पेज पे चलते हैं। एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख देता हूँ, उसका एग्जाम्पल आप देख लेना भाई एग्जाम्पल है कि नहीं है। तो एक है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ये पहली इक्वेशन। दूसरी है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ये है कि नहीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। भाई दो वेरिएबल है कि नहीं, पहले तो मुझे बताओ। ये पहला वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y। तो पहली इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन है मतलब x और y की पावर 1 में होगी। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, लीनियर मतलब पावर 1, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2, क्यूब मतलब पावर 3। ये सब बता चुका हूं मैं तुम्हें पॉलिनोमियल चैप्टर में। ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई, और ये दूसरी इक्वेशन हो गई। देख लो, दो वेरिएबल इसमें भी x और y, और लीनियर इक्वेशन है। तो ये एग्जांपल है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अच्छा, मैं अगर इसके सामने आपके जनरल इक्वेशन लिखूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस, ये प्लस है, प्लस c2 इक्वल टू 0, ये है जनरल फॉर्म। तो ये जो हमारी इक्वेशन है दो, इसको जनरल फॉर्म से अगर हम कंपेयर करें तो हम a1 b1 c1 c2 ये सब इन सब की वैल्यू बता सकते हैं। तो बताओ a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यानी कि 1, तो a1 की वैल्यू होगी 1। b1 क्या है, y का कोफिशिएंट, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है 3, तो b1 की वैल्यू आ गई 3। c1 क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ ये कांस्टेंट इधर जाएगा तभी तो ये जनरल इक्वेशन की तरह हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 0। तो जब इधर जाएगा तो 6 क्या हो जाएगा, -6। तो c1 की वैल्यू क्या आ गई, -6। देख रहे हो, हमने a1 b1 और c1 तीनों निकाल दिए इस इक्वेशन को देख के, जनरल फॉर्म से कंपेयर करके। सिमिलरली आप a2 b2 c2 भी निकाल सकते हो, कंपेयर करो। a2 क्या है, x का कोफिशिएंट, यानी कि a2 की वैल्यू हो गई 2। b2 क्या है, y का कोफिशिएंट, या y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस साइन के साथ लेना, क्योंकि प्लस में हमारी जो जनरल फॉर्म है, तो ये माइनस साइन लेंगे हम। तो b2 की वैल्यू क्या हो गई, -3। तो b2 हो गया -3। c2 क्या है, ये उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा, तो c2 की वैल्यू है -12। तो ऐसे हम कोई भी आपके सामने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखी हुई हो दो वेरिएबल में, तो हम उसको इससे जनरल इक्वेशन में कंपेयर करके
हम उसकी a1, b1, c1, a2, b2, c2 तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब जरा एक चीज आप समझ लो कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे बनाते हैं ना, ग्राफ पे जब भी हम लीनियर इक्वेशन को बनाते हैं तो क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। लीनियर इक्वेशन को जब भी हम ग्राफ पे बनाते हैं तो क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। पर यहाँ पर तो क्या है, पेयर है लीनियर इक्वेशन का, मतलब दो लीनियर इक्वेशन यानी दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो दो स्ट्रेट लाइन बनने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है बताओ, दो स्ट्रेट लाइन बनने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, कभी दोनों लाइन ऐसे एक दूसरे के पैरेलल हो, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पैरेलल। दूसरी भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना भाई, हमें पता है लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर तो पेयर है यानी दो लीनियर इक्वेशन है। तो दो स्ट्रेट लाइन को जब हम ग्राफ पे बनाएंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी कि दोनों ऐसे आपस में पैरेलल हो। दूसरी पॉसिबिलिटी कि दोनों ऐसे आपस में काटे, किसी पॉइंट पे काटे। इनको क्या बोलते हैं हम, जो किसी पॉइंट पे काटती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग ये हो गई, ये दोनों होगी पैरेलल लाइंस कहलाएगी। ऐसे काटेगी तो क्या कहलाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, थर्ड कंडीशन, कि वो लाइन एक दूसरे के ऊपर एकदम कोइंसिडेंट हो। जैसे पहली लाइन मैंने बनाई, एक सेकेंड, ये पहली लाइन मैंने बनाई और जो दूसरी लाइन है वो एकदम एग्जैक्टली इसी के ऊपर रखी हुई है, इसी के ऊपर एग्जैक्टली। तो ऐसी लाइनों को क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है पूरी, कोइंसिडेंट लाइंस। तो मतलब जब हम ग्राफ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाएंगे तो वो ग्राफ पे तीन ही कंडीशन बनेगी, या तो एक दूसरे के पैरेलल होगी, या एक दूसरे को काटेगी, या फिर एक दूसरे के ऊपर एकदम चढ़ जाएगी। ठीक है, इसको इनके नाम है पैरेलल, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ठीक है। तो ये दो लाइन ग्राफ में ऐसे बनेगी, पेयर लाइन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम ये दो लाइनें, आपको दो लाइन की इक्वेशन दे दी, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे दी, और आपसे बोले कि उनका सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन। और मैं आपको बता चुका हूँ पॉलिनोमियल चैप्टर में भी कि सॉल्यूशन निकालना मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, मतलब बेसिकली हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखता हूँ पहले, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। ये है जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ग्राफिकल, मतलब हम ग्राफ को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक में क्या होता है, एल्जेब्रिक में हम क्या कर सकते हैं, अभी बताता हूँ। एल्जेब्रिक में हम क्या कर सकते हैं, कुछ मेथड होते हैं हमारे, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको इक्वेशन दे रखी होगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। और आपके एनसीईआरटी में तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, पर वो देख लेना आपके कोर्स में है कि नहीं, अगर हो तो भी पढ़ लेना, मैंने प्लेलिस्ट में तो सब कुछ ही पढ़ा रखा है, मैंने कुछ नहीं छोड़ रखा। ठीक है, पर यहाँ पर मैं सिर्फ ये दोनों पढ़ाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो ये दो तरीके से हम, अगर आपके सामने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी हो तो हम उनका क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो पहला मेथड क्या होता है, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा मेथड है एल्जेब्रिक मेथड, जिसमें दो तरीके के मेथड है, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो पहले हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, देख लेते हैं, ये तरीका सीख लो। अब ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, जैसे मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है कि भाई दो इक्वेशन दे रखी है, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है। पहली है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 और दूसरी है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। ये आपके सामने दो इक्वेशन दे रखी है और आपको बोल रखा है फाइंड द सॉल्यूशन, मतलब ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय ग्राफिकल मेथड। तो देख लो अब ग्राफिकल मेथड से कैसे करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड के लिए ना आप अज्यूम करनी पड़ती है आपको कुछ कुछ चीजें। अब जैसे ये है तो हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, एक्स और वाई ऐसे बॉक्स बनाएंगे। सब देख लेना प्लेलिस्ट में, अगर डिटेल में पढ़ना हो, या तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ना मैं। ऐसे कम से कम दो आपको एक्स और वाई की दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम लाइन बना पाएंगे, ग्राफ बना पाएंगे, और फिर वहां से हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो अब आप क्या करोगे, तो अब देखो क्या करोगे, आप एक्स और वाई की वैल्यू पहले फर्स्ट इक्वेशन में देखोगे, तो आप अपनी तरफ से कोई एक एक्स की वैल्यू अज्यूम करोगे, उसको बाद इस इक्वेशन में डालोगे और वाई की अपने आप आ जाएगी।
ठीक है। तो मान लो मैं कुछ भी अज्यूम कर सकते हो आप, 1 2 3,000 1 लाख कुछ भी, लेकिन हम तो ऐसी वैल्यू अज्यूम करेंगे ना जिससे हम इजीली सॉल्व कर पाए। तो क्यों ना मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं। तो जैसे ही मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में, पहले फर्स्ट इक्वेशन का बना रहे हैं हम, x की वैल्यू में जैसे ही 0 पुट करूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/3 यानी कि 3। तो y की वैल्यू आ गई 3। ये मिल गया ना, इसलिए लेते हैं 0 ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। अब हम अगर y की वैल्यू 0 ले लें, अब हम नेक्स्ट y की वैल्यू 0 ले लें, ये तो आ गया था ना 3। अब हम y की वैल्यू 0 ले लें, पहले इस इक्वेशन को ही सॉल्व कर रहा हूँ पहली वाली को। तो जैसे ही मैंने y की वैल्यू को 0 लिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/2 जो कि होता है 4.5। ये लो जी 4.5। तो हमें मिल गई x और y की दो वैल्यू, 0 और 3 और 4.5 और 0। अब हम इससे ग्राफ बना लेंगे स्ट्रेट लाइन का, इस वाली लाइन का। अब इस वाली लाइन का भी ऐसे अज्यूम कर दो, ये इसका हो गया, अब इसका यहाँ बना रहा हूँ मैं, ठीक है। सेम सेम वही मेथड, ऐसे बॉक्स बना लो x और y, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप कोई सी भी अपनी तरफ से कोई सी वैल्यू ले लो जो आपको इजी लग रही हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वही x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ। 0 इसलिए पुट करते हैं पूरा कट जाता है आराम से। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा ये पूरा 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18/6 यानी कि 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड आप क्या करो, सेकंड आप करो y की वैल्यू 1 पुट कर दो। मैंने सोच समझ के कि आप 0 भी कर दो कोई बात नहीं, डेसिमल में आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा आंसर। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। कोई बच्चा कुछ और करेगा, कोई बच्चा कुछ और करेगा, तो आपके पॉइंट्स अलग अलग आ सकते हैं, उससे घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप ग्राफ ठीक से बनाओगे तो आपका आंसर ठीक आएगा। तो अब हम y की वैल्यू 0 नहीं पुट कर रहे, मैं y की वैल्यू अब एक बार 1 पुट कर देता हूँ। तो ये लो जी 1 पुट कर दी। तो जैसी y की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो ये 6 हो गया पूरा। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 18 - 6 यानी कि 12। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी ना, 4x = 12, और सॉल्व हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी 12/4 यानी कि 3। तो x की वैल्यू आ गई 3। तो ये दो पॉइंट हमें मिल गए। अब हम आराम से ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो बस अब ग्राफ बना दो, ऐसे ग्राफ बना दो। यहाँ जगह की थोड़ी कमी है, रुक जाओ एक सेकंड। ग्राफिकल मेथड बता रहा हूँ मैं आपको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। अब ये दोनों इक्वेशन का, ये पहले इसका लाइन बनाएंगे ग्राफ, फिर इसकी लाइन। हमें ये तो पता है स्ट्रेट लाइन ही बनती है। तो इसके वाले ये रहे, तो पहले नंबरिंग ले लो भाई, माइनस में तो कोई है ही नहीं, तो ये 0 होता है, 1 2 और मैक्सिमम 4.5 तक जा रहा है, तो 5 तक ले लेते हैं, 4 और 5। दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। y में मैक्सिमम आपका 3 तक जा रहा है, तो बस 1 2 3 तक में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, अब बस जो जो पॉइंट कह रहा है वो पॉइंट प्लॉट कर दो। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पॉइंट प्लॉट करना आ रहा है। तो पहला पॉइंट ये है x0 y3। तो x0 और y3 यानी कि x0 और y3 यानी कि ये है पहला पॉइंट, ये जो मैं ऑरेंज से कर रहा हूँ, x0 y3। दूसरा पॉइंट ये है कि x 4.5 y0। तो x 4.5 यहाँ बीच में होगा, y0 यानी कि यहाँ कहीं होगा ये। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, x 4. माइनस को लिख रहा हूँ मैं, x 4.5 y0 ऐसे लिखते हैं ना कोऑर्डिनेट, x और y। तो अब बस ये पहली लाइन, इस वाली लाइन के हमने दोनों पॉइंट प्लॉट कर दिया। अब ये इसकी लाइन कैसे बनेगी, दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दो ऐसे, ऐसे दोनों पॉइंटों की टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, आप स्केल से बनाना। ये बन गई, तो ये इस वाली इक्वेशन की ये लाइन बन गई। अब ऐसी सिमिलरली इस वाली की भी बनाओ, इसके ये रे। तो पहला पॉइंट है x0 y3। तो x0 y3 मतलब यहीं पर ही है ये वाला पॉइंट, ये मैं ग्रीन से कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है x3 y1। तो x3 और y1 है, मतलब यहाँ कहीं होगा, यहाँ ये ग्रीन वाला है x3 y1। तो इसलिए मैंने स्केल से नहीं बनाया, इसलिए पॉइंट थोड़े ऊपर नीचे आ रहे हैं। लेकिन आप अगर स्केल से बनाओगे ना तो ये 3 बिल्कुल यहाँ कहीं आएगा, x3 ये देखो ना ऊपर से बिल्कुल यहाँ आएगा, ये 1 ये रहा ना 1, यहाँ इसी के ऊपर आएगा ये पॉइंट भी, ऑरेंज वाली लाइन के ऊपर ही। तो मतलब ये जो दूसरी लाइन है 4x + 6y = 18, ये भी एग्जैक्टली इसी के ऊपर आएगी, एग्जैक्टली इसी के ऊपर आएगी। तो मतलब ये दोनों लाइन एक के ऊपर एक चढ़ी होगी, नीचे ऑरेंज वाली और ऊपर ग्रीन वाली। तो ये तो मैं आपको समझा रहा था, ये मैंने बताया था ना कि ये जो लाइनें होती है इनकी सिर्फ 3 ही कंडीशन होती है। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 ही कंडीशन होती है, या तो ऐसे पैरेलल बनेगी, या ऐसे इंटरसेक्टिंग करते हुए बनेगी, या फिर कोइंसिडेंट बनेगी। ये देखो मैंने बता रखा ना, कोइंसिडेंट यानी एक के ऊपर एक चढ़ी हुई। तो यहाँ पर ये जो लाइनें हैं, हम ये भी बता सकते हैं इससे, इस ग्राफ से, कि ये दोनों लाइनें क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है, एक के ऊपर एक चढ़ गई ना, कोइंसिडेंट लाइन से है, ठीक है। तो ग्राफ से हम ऐसे सॉल्यूशन करते हैं। तो हमने इन दोनों लाइनों को देखा
और इन दोनों लाइन का हमने बता दिया कि ये लाइन ग्राफ में ऐसे बनेगी जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, क्योंकि एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है। और सॉल्यूशन मतलब और एक्स और वाई की वैल्यू हमने ऐसे निकाल दी है। देखो ये एक्स और वाई की वैल्यू, ये एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की। तो ग्राफिकल तरीका ये है, ठीक है। अब आते हैं हम हमारा नेक्स्ट अलजेब्रिक तरीका, दो इक्वेशन को सॉल्व करने का अलजेब्रिक तरीका। देखो भाई, अलजेब्रिक मेथड जो पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे हम कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मान लो आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है, ये लिख देते हैं आपके सामने इक्वेशन 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2, और दूसरी इक्वेशन लिख देते हैं x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो नाम में ही देखो छुपा हुआ है सब्स्टिट्यूशन, मतलब कुछ चीज हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो तरीका देख लो, तरीका सीखते जाओ। वैसे अगर डिटेल में सीखना है तो आराम से सीख लेना वीडियो में, यहाँ सीखते जाओ। सब्स्टिट्यूशन मतलब हम किसी भी एक वेरिएबल की, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की पहले वैल्यू निकाल लेंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पर इसकी निकालना आसान है क्योंकि x के साथ कोई कॉफिशिएंट भी नहीं है, तो यहाँ से x की वैल्यू मैं निकाल लूंगा सेकंड में से। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 2y। यहाँ से कोई दिक्कत, x की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस 2y। अब क्या करेंगे हम, इस x की वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तभी तो इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले हम, जरूरी नहीं है कि x की, आप किसी और की निकाल लो जो इजी लगे, पर जनरली हमें x की यहाँ देख लो इजी नहीं निकल रही थी वैल्यू, निकाल दी हमने, बस ये 2y को उधर ही तो भेजना था। तो x की वैल्यू आ गई थी 3 माइनस 2y। उसके बाद हमने इस x की वैल्यू को दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे या फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे बनता है, ठीक है। तो बस अब इस x की वैल्यू को इस वाले में पुट कर रहे हैं, तो जब हम पुट करेंगे तो क्या बनेगा 7x की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो बस इसको सॉल्व कर दो बस। अब तो नॉर्मल मैथ से सॉल्व कर रहे हैं। 7 3 21 माइनस 14y माइनस 15y, राइट हैंड साइड में 2 है ही। 14 15 कितना होता है 29, दोनों का साइन माइनस है तो कोई बात नहीं, माइनस 29y। और ये 21 भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 21 होता है माइनस 19। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 19/29। तो देख लो y की वैल्यू आ गई। सॉल्व करने का मतलब ये होता है ना x और y की वैल्यू फाइंड करना। तो y की तो मिल गई है 19/29। अब बस अब आपको क्या करना है, इस y की वैल्यू को, ये जो हमने सब्स्टिट्यूट करके ये जो वेरिएबल निकाला था अकेला वाला x के लिए, इसमें पुट कर दो, x की भी आ जाएगी, सिंपल। तो बस इस y इक्वल टू 19/29 की वैल्यू इस x में पुट करूंगा तो x की भी आ जाएगी। यहाँ ऑरेंज से कर रहा हूँ, तो x इक्वल टू 3 माइनस 2, y की वैल्यू क्या निकली 19/29। बस इसको सॉल्व कर दो। इसको जब आप सॉल्व करोगे वही आपका आंसर होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका आंसर होगा 49/29। तो x की वैल्यू आ गई 49/29, y की वैल्यू आ गई 19/29, यानी हमने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने का मतलब ये है ना, x और y की वैल्यू फाइंड करना, कर दिया। किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बात समझ में आ गई, आ गई ना समझ में, बस यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सेकंड मेथड देख लो, एलिमिनेशन मेथड। चलिएगा, इस एलिमिनेशन मेथड से अब आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो मैं आपके सामने एग्जांपल लिख देता हूँ। क्वेश्चन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 7, ये पहली इक्वेशन हो गई जी, देख लो। पेयर, ये ना वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और दूसरा इसका पेयर का दूसरा पार्ट, यानी कि दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत नहीं है, ये दो इक्वेशन आपके सामने दे रखी है, हमें सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में पता क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में ये होता है कि आपको ना या तो दोनों इक्वेशन के x के कोफिशिएंट या दोनों इक्वेशन के y के कोफिशिएंट को सेम बनाना है। मतलब ये जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, तो इन दोनों को सेम बनाना है किसी तरह। या फिर y के कोफिशिएंट को सेम बनाना है, जैसे यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है, क्वेश्चन लिखा होता तो 1 होता है ना, और माइनस का साइन है तो -1। और यहाँ y का कोफिशिएंट 5 है, और ये तो कांस्टेंट है, कोई नहीं है, उधर जाके हो रखा है तो इसको इधर भेज सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर भेज दोगे तो -7 = 0 हो जाएगा। आप लिख ही लो, कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो आप, ठीक है। तो ये है, तो एलिमिनेशन मेथड में पहले हम या तो x के दोनों कोफिशिएंटों को इक्वल करते हैं, y के दोनों कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है इक्वल करने का, इसका प्रोसेस ये है कि जैसे मान लो यहाँ x का कोफिशिएंट है 3, यहाँ x का कोफिशिएंट है 2, तो मान लो मेरे को x वालों को दोनों को इक्वल करना है, दोनों के कोफिशिएंट को। तो अब उसके अपोजिट, मतलब एक दूसरे के कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इसका कोफिशिएंट 2 है तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका कोफिशिएंट 3 है तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये होता है तरीका सेम करने का, ठीक है। तो x वाले को सेम करना है तो x वाले के कोफिशिएंट से ऊपर नीचे
चेंज करके पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको ऊपर वाली को पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या होगा 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 14 और नीचे वाली को पूरी को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया 6x प्लस 15y और क्या है ये +3। ये +3 मैं उधर उधर ही ले आता हूँ, ये भी -3 हो जाएगा। ये 3 से मल्टीप्लाई करके उधर भेज दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो ये हो गया ना दोनों कोफिशिएंट 6 इक्वल x के। अब ये एलिमिनेशन मेथड, जो नाम है ना एलिमिनेट करना मतलब मिटाना, ये क्यों हमने ऐसे इक्वल किया ये देखो। अभी जो इक्वेशन बनी इसको नाम दे दो फर्स्ट और सेकंड। अब आप क्या करो सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, मतलब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट माइनस कर दो। तो अब देख रहे हो ये अभी पूरे पूरे कट जाएगा, 6x माइनस 6x कट गया, इसलिए मैंने दोनों के कोफिशिएंट सेम करे थे ये प्रोसेस से, और एलिमिनेट हो गई, एलिमिनेट हो गया ना ये x। अब सिंपली y इसको देख लो 15y माइनस ऑफ माइनस 2y यानी कि कितना होता है 17y हो जाएगा। और ये इसमें भी देख लो सेकंड -1 कर रहे तो -3 और -14 -17 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी -17/17 यानी कि -1। तो y की वैल्यू आ गई -1। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। y की वैल्यू जैसी आई -1, अब इसको आप चाहे से ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दो, किसी में, दोनों में से किसी में भी डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। किसी में भी डाल दो आप। तो मेरे को ये छोटी लग रही है तो मैं इसमें डाल देता हूँ। तो यहाँ y की वैल्यू जैसी मैं -1 डालूंगा तो x की भी आ जाएगी, तो यहाँ डाल रहा हूँ। तो 3x y की वैल्यू -1 डाल रहा हूँ तो माइनस ऑफ -1 इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से क्या बनेगा 3x, ये 1 हो जाएगा, उधर जाके माइनस ही हो जाएगा फिर से, तो 7 - 1 6। तो x की वैल्यू हो गई 6/3 यानी कि 2। बस आ गया आंसर हमारा। x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। यही तो होता है सॉल्व करने का मतलब कि x और y की वैल्यू निकाल दें। तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई -1, और ये होता है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड ये हम इसलिए करते हैं कि कोफिशिएंट किसी, जरूरी नहीं मैंने यहाँ x के कोफिशिएंट को इक्वल किया। सपोज अगर मैं y के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहा होता तो नीचे इसमें नीचे किस y का कोफिशिएंट क्या 5, तो इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करता, और यहाँ क्या ऊपर -1, तो इस नीचे वाली इक्वेशन को पूरी -1 से मल्टीप्लाई करता। तो ये दोनों y के कोफिशिएंट इक्वल आ जाते। फिर सिमिलरली सेकंड -1 करता है, 1 - सेकंड करता, तो ये पूरा y वाले कट जाते हैं और इस तरह से सॉल्व कर लेता। तो ये है मेथड आपका एल्जेब्रिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ठीक है, अब बस आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया जिसका नाम है कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। और एक तरह से आप बोल सकते हो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके ना बोर्ड में इसी टॉपिक से बन के आते हैं, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। ठीक है, इसको आराम से समझाऊंगा मैं। पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, लीनियर इक्वेशन, चैप्टर का नाम क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो उसकी जनरल फॉर्म क्या बताई थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन हो गई। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये कौन सी इक्वेशन हो गई दूसरी। तो ये थी जनरल फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। क्या है ये जनरल फॉर्म है दोनों इक्वेशन की। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी हमें समझना है। अब सुनते जाओ, मैं कोई बात बताओ a1 क्या है x का कोफिशिएंट, b1 क्या है y का कोफिशिएंट, c1 क्या है कांस्टेंट पहली इक्वेशन के, और सिमिलरली a2 b2 और c2 दूसरी इक्वेशन के हैं। ठीक है, अब हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि जो ये दोनों लाइन है ये क्या बनती है ग्राफ में, इनकी सिर्फ 3 कंडीशन होती है। जो दोनों लाइन को अगर मैं ग्राफ में बनाऊंगा तो 3 ही कंडीशन होती है। कौन कौन सी कंडीशन? या तो पैरेलल होंगी, है ना, ऐसे पैरेलल होंगी। दूसरी कंडीशन इंटरसेक्टिंग होगी, है ना, एक दूसरे को काट रही होंगी ऐसे। और तीसरी कंडीशन, 3 तरीके से बनेगी ना ये लाइन है। और तीसरी कंडीशन कोइंसिडेंट होगी, मतलब कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, एग्जैक्टली एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होगी। ये बताया था मैंने आपको अभी, कोइंसिडेंट होगी एक के ऊपर, ये पहली और ये दूसरी इसी ऊपर चढ़ी हुई। ये 3 ही कंडीशन से इन दोनों लाइनों का हम ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पैरेलल लाइन का सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन, तो पैरेलल लाइन है ना ऐसे रहती है, एक दूसरे को बिल्कुल टच नहीं करती। तो सॉल्यूशन हमेशा जितने पॉइंट पे दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगी या टच करेगी उतने सॉल्यूशन निकलेंगे। जितने पॉइंट पे दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगी उतने सॉल्यूशन निकलेंगे इन दोनों इक्वेशन के। तो ये पैरेलल लाइन तो एक भी पॉइंट पे नहीं काट रही है, ऐसे पैरेलल है, तो इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। ये कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी में बताते जा रहा हूँ, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन ये ऐसी होती है, एक पॉइंट पे काट रही है, बस इसी पॉइंट पे तो काट रही है एक पॉइंट पे, तो कितना सॉल्यूशन निकलेगा, एक सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक होगा वो,
यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब एक ही निकलेगा तो यूनिक ही होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट देखो, कोइंसिडेंट तो एक के ऊपर एक चढ़ी हुई बहुत सारे पॉइंटों पे काट रही होगी, इन्फिनाइट पॉइंट पे काट रही होगी। क्यों? जैसे ये एक लाइन है, उसके ऊपर फिर दूसरी लाइन चढ़ा दो, तो ऐसे कितने इन्फिनाइट पॉइंट पे ही काट रही है एक दूसरे को, ऐसे छोटे छोटे पॉइंटों से ही तो मिलकर लाइन बनती है। तो इसका मतलब इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे? इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनाइट कोइंसिडेंट लाइंस के केस में। हमेशा सॉल्यूशन कैसे हम बताएंगे कि जब ये दोनों लाइनें जिस जितने पॉइंट पे काटेंगी उतने सॉल्यूशन निकलेंगे। तो पैरेलल में तो काट ही नहीं रही, पैरेलल पैरेलल चल रही है, तो इसलिए नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग में सीधे एक ही पॉइंट पे काट रही है भाई, ऐसे काट के एक ही पॉइंट पे काट रही है, तो इसलिए यूनिक सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन है। और कोइंसिडेंट तो पूरा एक के ऊपर एक चढ़ी हुई, तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इन्फिनाइट पॉइंटों पे काट रही है, एक दूसरे को टच कर रही है, एक दूसरे को काट रही है मतलब एक दूसरे को टच कर रही है, तो यानी इन्फिनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसका अगर जो कंडीशन है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ये जो हमारा टॉपिक है ना कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, अगर आपको दो इक्वेशन दे दे और पूछे कि भाई ये दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखो अगर एक भी सॉल्यूशन निकल रहा है ना तो हम कह देंगे कि कंसिस्टेंट है, अगर नहीं निकल रहा तो हम बोल देंगे इनकंसिस्टेंट है। तो बस पैरेलल होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, तो इसकी कंडीशन क्या होगी पैरेलल लाइंस की? इनकंसिस्टेंट, क्योंकि एक भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा ना, इसलिए हम बोलेंगे कि ये दोनों लाइन इनकंसिस्टेंट है। ये दोनों लाइन जो होंगी, ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन होगी, ये क्या होगी? इनकंसिस्टेंट। एक भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, पर यहाँ पर एक तो निकल रहा है ना, तो ये कंसिस्टेंट है। एक भी निकल जाएगा तो कंसिस्टेंट है। यहाँ तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन निकल रहे हैं तो ये भी कंसिस्टेंट है। तो ये है पूरा आपका कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, ऐसे आप पहचानोगे चीजों को। अब देखो, आप सीधे इक्वेशन को देख के भी आप बता सकते हो कि भाई कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग, जो दोनों इक्वेशन जो बनी होगी लीनियर पेयर, उन दोनों को देख के आप बता सकते हो कि ये दोनों जब ग्राफ में बनेंगे तो इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी, या फिर कोइंसिडेंट होगी। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये जो रिलेशन है ना, ये जो कोफिशिएंट है A1 A2 B1 B2, इस रिलेशन को चेक करना होगा। तो वो कैसे होती है वो देख लो, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो देख लो कैसे होती है। तो अब देख लो भाई, हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म ऐसे होती है A1x, दोबारा लिख रहा हूँ, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, इज इक्वल टू 0 A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। यही है ना जनरल फॉर्म। अब ऐसे कोई भी इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई हो तो उसको देख के आप बता सकते हो कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी या पैरेलल लाइन होगी। कैसे? पहली कंडीशन, अगर A1 अपॉन A2, मतलब पहली वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट A1 और दूसरी वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट A2, A1 अपॉन A2 अगर बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, चेक करना पड़ेगा आपको ऐसे सॉल्व करके, तो हम सीधे सीधे बोल देंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस के, ये दोनों लाइन की जो इक्वेशन है, ये जब ग्राफ में बनेगी तो कैसी लाइन बनेगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। फिर कनेक्ट करना सीखो, सारी चीजें कनेक्ट करना सीखो। अब हमें पता है कि अगर इंटरसेक्टिंग होगी तो यानी कि एक सॉल्यूशन होगा, और एक भी सॉल्यूशन होगा तो हम बोल देंगे कंसिस्टेंट। ये सारी तीनों चीजें आपको पता चलनी चाहिए देख के। जैसे ही आप ये देखोगे A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो आपको पता चल जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन है। और जैसे ही पता चल जाएगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये भी पता चल गया कि भाई इंटरसेक्टिंग लाइन में तो एक पॉइंट पे काट रही है, यानी यूनिक सॉल्यूशन है। और जैसे ही हमें पता चल गया यूनिक सॉल्यूशन है तो ये भी पता है कि कंसिस्टेंट तो है ही। ये सारी चीज कनेक्ट करना सीखो। ठीक है, तो ये पहला टेस्ट। दूसरा, अगर A1 अपॉन A2 बराबर आ जाता है B1 अपॉन B2 के, ये A1 A2 B1 B2 क्या समझ आ रहा है ना, ये A1 x का कोफिशिएंट B1 y का कोफिशिएंट, ये सब समझ आना चाहिए तुम्हें। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये तीनों चेक करके देखना आप, A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमेशा। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन से, ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस बनेगी। अब तीसरी कंडीशन, अगर तीनों इक्वल आ जाती हैं, मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो आप क्या बोल दोगे? एक ही बच गई, कोइंसिडेंट लाइंस है। तो इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड पेयर ऑफ इक्वेशन। तो आप सीधे पेयर ऑफ इक्वेशन देख के भी ऐसे कंपेयर करके आप बता सकते हो कि भाई कि वो कौन सी लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी ग्राफ में, पैरेलल लाइन बनेगी, या कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। ठीक है, तो ये है सारे कॉन्सेप्ट आपके इस चैप्टर के। ठीक है, तो इस बेस पे देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जो आपके बोर्ड में आ रखा है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं आपके, तैयार करो।
तो क्वेश्चन आपका ये फाइंड, आपसे पूछेगा फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन is consistent or not, is consistent or inconsistent। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने इक्वेशन लिखेगा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, और दूसरी इक्वेशन कौन सी है भाई 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 9। बाय द वे बोर्ड का क्वेश्चन है, 2015 में भी है, और इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं घुमा फिरा के। तो हमें पेयर ऑफ इक्वेशन दे दी और हमसे पूछ रहा है कि अब ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कैसे बताओगे? हमें पता है कंसिस्टेंट वैसे एक ही इनकंसिस्टेंट होती है, पैरेलल लाइंस, बाकी कोइंसिडेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन दोनों कंसिस्टेंट होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा? अभी तो मैंने बताया ये वाला आपको कॉन्सेप्ट, इनके कोफिशिएंट A1 A2 ये सब चेक करके हम बता सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। और एक बार हमें लाइन पता चल गई तो हमें पता भी चल जाएगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि अगर पैरेलल लाइन होगी तो हम कह देंगे इनकंसिस्टेंट है, और अगर इन दोनों में से कोई भी हुई तो हम कह देंगे कंसिस्टेंट है। तो ये इससे चेक करेंगे, आपको याद होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, मुझे बताओ, ये आपके सामने दो इक्वेशन लिखी हुई है, तो इसमें A1, तो इसको अगर हम जनरल इक्वेशन से अपनी कंपेयर करेंगे, जनरल इक्वेशन होती है A1x B1y B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और इस सेकंड वाली को A2x B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे तो हमें सारी चीज़ मिल जाएगी। A1 की वैल्यू है 3, B1 की वैल्यू है 2, C1 की वैल्यू इधर जाके -8 हो जाएगा, तो C1 की वैल्यू है -8, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है ना, तो उधर जाके -8 हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में A2 की वैल्यू है 6, B2 की वैल्यू है -4, और C2 की वैल्यू उधर जाके -9 हो जाएगा, तो C2 की वैल्यू -9। तो हमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 तीनों की वैल्यू पता है, तो अब हमें ये रिलेशन चेक करके बता सकते हैं किस टाइप की लाइन है ना, चेक करके बता सकते हैं। तो बस कर लेते हैं A1 अपॉन A2, तो चेक कर लो भाई, A1 अपॉन A2 यानी कि 3/6, B1 अपॉन B2 यानी कि 2/-4। तो ये तो देख लो, ये 1/2 हो जाएगा कट के, और ये -1/2 हो जाएगा कट के। तो यहाँ तो A1 अपॉन A2 बराबर नहीं आया B1 अपॉन B2 के, पहले ही गलत हो गए दोनों ही। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये देखो ना 1/2 और ये -1/2 है, तो इक्वल तो नहीं है। तो हमारी कंडीशन क्या कहती थी कि जब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो लाइन कौन सी होती थी? ये दोनों लाइन की जगह ग्राफ में बनाए तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती थी। तो हमें पहले ही पता चल गया कि जो दोनों लाइन है कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। बस अब तो हम बता ही देंगे, ये पूछ रहा था कंसिस्टेंट है या अनकंसिस्टेंट, तो हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसे होती है, एक पॉइंट पे टच कर रही है यानी कि एक सॉल्यूशन बनता है, यूनिक सॉल्यूशन बनता है, और अगर एक भी सॉल्यूशन बन जाता है तो हम क्या कह देते हैं, वो कंसिस्टेंट है। तो इसका मतलब इसका आंसर है ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। हमें पता चल गया इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग लाइन कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, तो इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे, आपको कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो आप सारे कर लोगे बिना हेजिटेशन के। ठीक है, चलो फिर ठीक है, तो इतना है, इसको आप अच्छे से, ये जितना भी है जल्दी जल्दी हमने 30 मिनट में आधे घंटे पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश की है। और हाँ, एक और चीज़, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें, वो प्री बोर्ड वाली, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस करा रखे हैं इसी चैप्टर पे, शॉर्ट्स में करवा रखे हैं, वीडियोज़ में कर रखे हैं। लेकिन मैं, अगर आप जल्दी पढ़ना चाह रहे हो, रिवाइज करना चाह रहे हो, तो उसमें मैंने सारे क्वेश्चन कवर कराए हैं आपको, जो जो इंपॉर्टेंट है। वो प्री बोर्ड वाली वीडियोज़ हैं, वो देख लेना, प्री बोर्ड के करके कुछ नाम है उसका हेडिंग। ठीक है, तो वो देख लेना, और बाकी ये थ्योरी पार्ट में इतना ही है इस चैप्टर में आपके लिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से रिवाइज करो, और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में दाग दिया करो अपने सवाल। चलो फिर, थक गया मैं भी, कमर दुख गई। बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।